बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये उर्दू से इंग्लिश सीखने के सिलसिले में हमारा 12वां लेक्चर है। कुरान सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 64 तर्जुमा। और दुनिया की ये ज़िंदगी तो महज खेल तमाशा है, अलबत्ता आखिरत के घर की ज़िंदगी ही हकीकी ज़िंदगी है, काश ये जानते होते। वीडियो में हम बात करेंगे लिखने की महारत को बेहतर बनाना, कुछ अहम अल्फाज और उनके इस्तेमाल, फ्रेजेस, क्लॉजेस, ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्शन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट। सबसे पहले हम लोग लिखने की महारत को बेहतर बनाना पर हल्का डिस्कशन करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कई बार LSW का तस्करा किया है। यहाँ आप इंग्लिश लैंग्वेज की जब मास्टरी की बात करते हैं तो देखते हैं इसके 4 पार्ट हैं। लिसनिंग का जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में 40% है। S फॉर स्पीकिंग इसका 25%, रीडिंग का 20% और राइटिंग का जो है वो 15%। तो इन तीनों के बारे में शुरू के तीनों के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को हल्की जानकारी दी है। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला राइटिंग के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो ये जो LSRW की चौथी महारत W या मतलब राइटिंग लिखना है, बोलने ही की तरह, इसके लिए तहरीरी पैगाम, ख्याल, सोच या मालूमात पहुंचाने के लिए आपको हाथों और दिमागों दोनों के इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये हुआ आपका राइटिंग हुआ आपका। मरबूत, मुकम्मल और दुरुस्त तरीक़े से लिखने के लिए आपको अपने ख़यालात को तरतीब देने की हमें पर गौर करना होगा। मतलब आप जिस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं उसके आपके सारे थॉट्स को, सारे पॉइंट्स को आपको एक सीरीज़ में देना होगा। उसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं यहाँ राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। आपको इंग्लिश कवायद की बुनियादी जानकारी ज़रूर रखनी होगी। उसके बाद लुग़त में इजाफ़ा करें, फ्रेजेस सीखें। इसमें वीडियो में हम फ्रेज़ के बारे में तफसील से बात करेंगे। मुआद का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा ना करें। आपको जो बात कहनी है उसको उर्दू में सोच के इंग्लिश में ना बोलें, बल्कि इंग्लिश की अपनी एक अलग इसकी खूबी है, उस हिसाब से अपना आप उसको लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश किताबों का मुताला करें। अपनी तमाम तर कोशिशें इंग्लिश सीखने में लगा दें और लिखे जाने वाले टॉपिक का एक ठोस खाका बनाएं। मतलब जो मैंने अभी पीछे बताया है कि आपको उसके बारे में सारे पॉइंट्स आपको जहन में रखने होंगे। अपनी तहरीरी सलाहियत में इजाफ़ा करने का आसान तरीक़ा। आपने ऊपर लिखा हुआ मुहावरा ज़रूर सुना होगा, क्या? द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आप सीखेंगे। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ते हैं आप ज़्यादा सीखते हैं और आपके पास ज़्यादा मवाद, ज़्यादा आपके पास उसके किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी हासिल होती जाती है और आप एक अच्छे मुसन्निफ़ बनते जाते हैं। तो वसी मुताला से ही आपको दुनिया भर के नुक्ता नज़र, सकाफ़त, तसव्वुरात वग़ैरह आपको हासिल होंगे और ये आपको असल ख़यालात पैदा करने के काबिल बनाता है। और जब तक आपको लिखने के लिए कोई बात नहीं होगी, आप किसी बात को कैसे लिख सकते हैं? सब यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैराग्राफ लिखने के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। एक्चुअली पैराग्राफ क्या होता है? एक आज़ाद इकाई होती है और लेकिन ये आम तौर पर एक बड़े मतन का हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी चीज़ लिखनी है, उसको एक पॉइंट पे आप कुछ लाइन लिखते हैं, उसका जब पैराग्राफ चेंज करते हैं तो वो जो एक हिस्सा होता है वो एक यूनिट होता है। और कोई मज़मून लिखने में कई पैराग्राफ हो सकते हैं। किसी मज़मून का हर पैराग्राफ एक नए लाइन से शुरू होता है। अच्छा, पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ की जो ख़ास खूबी होती है वो है हम आहंगी और मुवाफ़क़त। आपने अगर कोई टॉपिक लिखा तो उसी चीज़ को आपको उस पैराग्राफ में लिखना है। फिर अगर आपको पॉइंट चेंज करना है तो आपको फिर अगला पैराग्राफ चेंज करना होगा। ठीक है। पैराग्राफ मुतअद्दिद जुमलों से मिलकर बनते हैं। एक सेंटेंस के नहीं होते हैं, 2-4 सेंटेंस के हो सकते हैं, 5 सेंटेंस के भी हो सकते हैं, 10 सेंटेंस के भी हो सकते हैं। वो एक ग्रुप में होते हैं और उनका टॉपिक एक ही होगा। अच्छा, पैराग्राफ कितना लंबा होगा इसका कोई उसूल नहीं है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से मज़मून में किसी पॉइंट को कितना ज़्यादा तवील देना चाहते हैं, कितना मुख्तसर लिखना चाहते हैं, उस पर पैराग्राफ की लंबाई का इन्हिसार होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक मज़मून लिखना है जिसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, तारुफ़, बॉडी और इख्तिताम।
तो आपको 3 पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत होगी। इस तरह से आप जितने पॉइंट्स बनाएंगे आपके पैराग्राफ की तादाद उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। यहाँ मैंने नमाज कायम करना पर एक पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ मैंने लिख के दिया, इसे समझ सकते हैं कि ये एक पैराग्राफ है, इसमें कहीं पर भी ये अगला ये शुरू नहीं हो रहा है, पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, वो है नमाज कायम करना। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि नमाज के ज़ाहरी और बातनी हुकूक़ अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के ज़ाहरी हुकूक़ ये हैं कि हमेशा ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ी जाए और नमाज के फ़राइज़, सुनन और मुस्तहबात का ख्याल रखा जाए और तमाम मुफ़सिदात व मकरूहात से बचा जाए। जबकि बातनी हुकूक़ ये हैं कि आदमी दिल को गैरुल्लाह के ख़्याल से फ़ारिग़ करके ज़ाहिर व बातिन के साथ बारगाह हक़ में मुतवज्जह हो और बारगाह इलाही में अर्ज़ व नियाज़ और मनाजात में महव हो जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि नमाज कायम करने पर ही ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ लिखी गई हैं। तो ये तो उर्दू में हुआ। अब इंग्लिश में देखिए, आपको सिर्फ नमाज के बारे में जैसे एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो देखिए इसे अच्छे से देखिए। हम लिख रहे हैं इसको, द नमाज और सलाह इज़ वन ऑफ द 5 ऑब्लिगेटरी मतलब फ़र्ज़ होता है, पिलर्स ऑफ इस्लाम। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ए मुस्लिम 5 टाइम्स अ डे, 5 वक्त इसको परफॉर्म किया जाता है। किस तरफ? टुवार्ड्स काबा, इन ए मस्जिद और एट ए क्लीन प्लेस, किसी भी साफ़ जगह पर या मस्जिद में, सिवाय 2 जगहों के, बाथरूम में या कब्रों पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नमाज इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रिपीटेटिव साइकिल्स ऑफ बाउज एंड प्रोस्ट्रेशंस, रुकू एंड सुजूद। बाउज माने रुकू हो गया, झुकना, प्रोस्ट्रेशन सजदा करना, जिन्हें हम लोग रकात का नाम देते हैं, कॉल रकात। नमाज कैन बी परफॉर्म्ड इधर इन सॉलिट्यूड और कलेक्टिवली कॉल्ड जमात, या तो आप इसे अकेले पढ़ सकते हैं या जमात के साथ, कलेक्टिवली इसको जमात कहते हैं। तो आपने देखा कि पैराग्राफ में हम आहंगी और मुवाफ़क़त कितनी ज़्यादा यहाँ पे है और हम असल टॉपिक से भटके नहीं है। जहाँ हम असल टॉपिक से भटक जाए, चलिए अब जो है सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ आसान मगर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के बारे में हम लोग बातें करते हैं। यहाँ पर जो है हेड बेटर के बारे में मैंने बात की। हेड बेटर एक्चुअली ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है। हम इसे इस्तेमाल करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि उसका कोई निगेटिव पॉइंट नहीं होगा। जैसे इट वुड बी गुड आइडिया के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 जुमले पॉजिटिव लिए हैं, एक जुमला निगेटिव लिए हैं। जैसे बेहतर होगा अगर तुम खामोश रहो, तो ये बेहतर होगा के लिए आता है हैड बेटर। तो चूँकि सामने वाले को बोल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, यू हैड बेटर कीप साइलेंट। ये कीप जो बोल्ड से है ये आपको वर्ब है। इसी तरह से यहाँ बेहतर है, क्या बेहतर है? मेरे लिए अब सो जाना बेहतर है, तो आई हैड बेटर स्लीप नाउ। तो सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर का इस्तेमाल आप कीजिए, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल लगा दीजिए। इसी तरह से बेहतर है कि तुम सिगरेट ना पियो, यू हैड बेटर नॉट स्मोक। उसके बाद वुड डैट, ये जो है वुड डैट विल का पास्ट वुड होता है, तो वुड डैट जो है जनरल क्वेश्चन पूछने में भी होता है, किसी का पास्ट का इस्तेमाल करना है। और दूसरा इसका इस्तेमाल है कि उर्दू के जिन जुमलों में हम काश इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी हम 2 तरह इस्तेमाल करते हैं, एक फ्यूचर और पास्ट। तो हम लोग तीनों बातों पे यहाँ तस्करा करेंगे। यहाँ देखिए, वुड डैट चेंज द ट्रूथ, क्या इससे हकीकत बदल जाएगी? ये हम सिंपली क्वेश्चन कर रहे हैं इससे, है ना, विल का पास्ट टेंस। इसी तरह दूसरा है ये क्वेश्चन पूछने के लिए, वुड डैट बी सेफ फॉर यू, क्या आपके लिए यहाँ महफूज रहेगा? अब यहाँ पर जो वुड डैट का इस्तेमाल है वो काश के लिए है। जैसे हम बोलते हैं वुड डैट ही गॉट वेल, ये फ्यूचर के लिए, काश वो सेहतयाब हो जाए आने वाले वक्त में, है ना। या वुड डैट शी सेड यस, काश वो हाँ कर दे, ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। वुड डैट यू डिड नॉट डू डैट, काश तुम ऐसा ना करते, तो ये फिर पास्ट के लिए आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, वुड डैट आई वर डस्ट, काश के मैं मिट्टी होता। वुड डैट आई पास्ट, काश मैं पास हो जाता, मतलब वो पास नहीं हो सका, तो अब वो, तो यहाँ जो है वुड डैट आई वर डस्ट, देखिए सूरह नबा की जो आखिरी आयत है उसका तर्जुमा है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब काफिर लोग क़यामत के दिन बोलेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं मिट्टी होता, वुड डैट आई वर डस्ट। तो यहाँ पर इस तरह से वुड डैट का इस्तेमाल आप पास्ट टेंस के इसके लिए, किसी अफसोस के लिए इसका इजहार कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है आई विश का इस्तेमाल करते हैं। पीछे हमने देखा कि उर्दू में काश के लिए वुड डैट का इस्तेमाल किया गया है। आप इस तरह के जुमलों को आई विश से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मेरी ख्वाहिश है कि आप यहाँ होते, आई विश यू वर हेयर, आई विश यू वर हेयर, काश आप यहाँ
होते, या काश वो नहीं मरता। ये पास्ट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जो गुजर चुका है। आई विश ही हैडंट डाइड, काश मेरे पास एक बड़ा होता। आई विश डैट आई हैड ए बिग हाउस। तो इस तरह के इसके लिए देखिए यू के साथ जो है पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, वो भी प्लूरल में यू ठीक है, यू के साथ तो वर्ड लगता है ये। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आई विश इट हैड नॉट हैपेंड, काश ऐसा ना होता। आई विश आई हैड गॉट देयर, काश मैं वहाँ पहुँचा रहता, है ना। तो इस तरह से आप इसका आई विश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विश शी वुड जैसे जुमले का ये भी एक तरह के हाइपोथेटिकल फर्जी सिचुएशंस है ना। यहाँ देखिए जैसे अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया आई विश के बारे में, है ना। इसलिए यहाँ देखिए आई विश का और भी इस्तेमाल देखते हैं। आई विश के बाद आप लगा देंगे नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद कुड, उसके या वुड, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल। इस तरह के जुमले जो है फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। काश वो यहाँ आए, आई विश शी वुड कम हेयर। आई विश आई कुड राइट लाइक यू, काश मैं भी आपकी तरह लिख सकता। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आई विश के बाद नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद कुड या वुड है, यहाँ कुड है, यहाँ वुड है, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल, जैसे यहाँ कम है, यहाँ राइट है। तो सारे का पैटर्न वैसे ही है। काश वो मुझे भूल जाए, आई विश शी वुड फॉरगेट मी। आई विश आई कुड सी यू नेक्स्ट वीक, काश मैं तुम्हें अगले हफ्ते देख सकता। आई विश दे वुड कम सूनर, काश वो लोग जल्दी आ जाएं। तो इस तरह के जुमलों को आप आई विश से स्टार्ट कर सकते हैं। इस्तेमाल आप लोग जानते हैं। यहाँ देखते हैं फ्रॉम का इस्तेमाल और कहाँ कैसे कैसे करते हैं हम लोग। आई एम हेयर फ्रॉम 9 AM to PM, मैं यहाँ 9 बजे से 5 बजे तक हूँ। आई जम्प्ड फ्रॉम माई बेड, मैं अपने बिस्तर से कूद गया। दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, ये तोहफ़ा मेरे दोस्त की तरफ से है। वेयर इज़ ही फ्रॉम, वो कहाँ से है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नुक्ते निगाह से। या इस तरह से कुछ जुमले बोलते हैं फ्रॉम हिज लुक्स, उसके लुक्स से। फ्रॉम हिज वॉक्स, उसके वॉक से, चलने के अंदाज से। फ्रॉम हिज आइज़, उसकी आँखों से। इस तरह से फ्रॉम के बाद हिज है या हर लगा सकते हैं, डेयर लगा सकते हैं। सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नई चीज़ हमने ली है, जैसे हम बार बार जो है हम लोग इस्तेमाल किया है इफ़ आई वर। तो इफ़ आई वर, जबकि हम लोग जानते हैं कि आई के साथ वाज लगता है और ही के साथ भी क्या लगता है, वाज ही लगता है। लेकिन हम लोगों ने पीछे देखा कि आई के साथ वर और ही के साथ भी हम लोगों ने वर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर दो तरह के लिए है। एक लिया है मैंने आई वर ही वर, एक लिया है आई वाज ही वाज, तो या शी वाज। तो इसमें क्या है, कुछ है नहीं एक्चुअली। ये इस तरह के जुमले जब आई वर का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ वाज लगना चाहिए, तो ये एक तरह का फ़र्ज़ी जुमला होता है जो पॉसिबल नहीं है। ये एक तरह का इमेजिनरी है, या जो मैंने बार बार वर्ड इस्तेमाल किया हाइपोथेटिकल सिचुएशन होते हैं। जैसे इफ़ आई वर ए मिलियनेयर आई वुड नेवर वर्क अगेन, काश के मैं अरबपति होता, मैं दोबारा काम नहीं करता। अरबपति मैं हूँ ही नहीं, है ना, एक फ़र्ज़ी जुमला है ये। इसी तरह से इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, काश के मैं तुम होता। आई वुड स्टडी हार्डर, मैं ज़्यादा मेहनत करता, लेकिन मैं तुम हूँ ही नहीं। तो ये एक फ़र्ज़ी जुमला है। तो इस तरह के जुमलों को आप आई के बाद या ही के बाद या शी के बाद वर्ड लगाइए। इफ़ ही वर टॉलर, अगर वो लंबा होता, ही वुड प्ले बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलता। वो लंबा है ही नहीं कि बास्केटबॉल खेलेगा। और ये जो ही के साथ जब वाज लगता है तो ये जो है पॉसिबल है। इसका मतलब ये हो गया जस्ट अपोजिट। जैसे इफ़ ही वाज रूड टू यू, अगर वो तुम्हारे साथ रूड था तो मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी। मतलब ये हो सकता है कि उसने तुम्हारे साथ बदसलूकी की होगी। इसी तरह से इफ़ शी वाज फीलिंग सिक, अगर वो बीमारी महसूस कर रही हो, इट इज़ गुड डैट शी वेंट होम, अच्छा है कि वो घर, हो सकता है कि वो बीमारी महसूस कर रही होगी। इसी तरह से एक और जुमला लेते हैं, आई विल फिक्स द एरर इफ़ आई वाज मिस्टेकन, कि आई के साथ वाज लगा रहे हैं, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उस गलती को फिक्स कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो इस तरह से ये जुमले का इस्तेमाल इफ़ के आई के साथ वर्ड कब लगेगा, आई के साथ वाज कब लगेगा, वो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर एक वर्ड लेते हैं मेक। मेक का माने सब लोग जानते हैं कि मेक माने होता है बनाना, करना, जैसे कि मेक अ मिस्टेक, मेक अ मेस। लेकिन मैं आज आप लोगों को इसका कुछ इडियोमेटिक यूज़ बताऊँगा, मुहावरा बताऊँगा। जैसे देखिए, यू नीड टू मेक योर बेड। मेक योर बेड का मतलब होता है जैसे बिस्तर पर चादर कंबल वगैरह को स्प्रेड करके साफ़ सुथरा करके तरतीब देते हैं, तो बिस्तर करना होता है मेक योर बेड। इस तरह से आई वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम डॉक्टर सबा, डॉक्टर सबा से मैं एक अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। मेक योर सेल्फ एट होम, जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है तो उससे हम कहते हैं इसे अपना ही घर समझे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेक योर सेल्फ एट होम।
आई हैव टू मेक अ लिविंग मतलब होता है अर्निंग मनी, मुझे रुपया कमाना है। आई वुड लाइक टू मेक अ फ़ोन कॉल, मैं एक फ़ोन करना चाहूँगा। चलिए, लेक्चर 11 में हमने आप लोगों को गेट का कॉजेटिव यूज़ बताया था, है ना। इसमें हमने गेट का एक दूसरा तरीका बताया है। देखिए पीछे जो हमने आप लोगों को बताया था, एक मिनट देख लूँ ज़रा सा, हाँ ठीक है। पीछे मैंने आप लोगों को बताया था जैसे गेट माने होता है कायल करके या मनवा करके काम करवाना। शी गेट्स हर सन टू डू हिज होमवर्क, उसने अपने बेटे से होमवर्क करवाया। आई गॉट जैद टू पोस्ट द लेटर, मैंने जैद से लेटर पोस्ट करवाया। तो इस तरह से हमने क्या देखा था पैटर्न, गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा करके वर्ब की पहली शक्ल लगाते हैं, किसके साथ, टू के साथ। अब देखिए यहाँ पर इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं, गेट योर हेयर कट, गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे गेट माने यहाँ भी काम करवाना होता है, जैसे गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट मतलब ये हुआ कि अपना बाल कटवाओ। गेट द मनी चेंज, पैसा तोड़वाओ। गेट योर शूज़ मेंडेड, अपने जूते ठीक करवाओ। गेट योर फ्रिज रिपेयर्ड, अपना फ्रिज रिपेयर करवाओ। आई विल गेट माई लैपटॉप रिपेयर्ड, मैं अपना लैपटॉप रिपेयर करवाऊँगा। वन का इस्तेमाल तो आप लोग जानते हैं, वन माने एक होता है, लेकिन यहाँ पर वन का इस्तेमाल जो है हम लोग एज ए प्रोनाउन करेंगे। वन, वंस अपोस्ट्रोफी के साथ, वन सेल्फ और वन। तो ये वन जो होता है एक्चुअली ये प्रोनाउन है और इसका इस्तेमाल किसी नाउन के जस्ट के बदले में किया जाता है। जैसे यहाँ जुमला देखिए, दोज आर लवली टॉयज़, वो प्यारे खिलौने हैं। यहाँ पर नाउन जो है टॉयज़ है। तो इसके बाद हम बोले आई थिंक आई विल बाई वन, यहाँ वन मतलब ये टॉय नहीं लिख करके यहाँ पर क्या लिखा गया है, वन लिखा गया है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर ये प्रोनाउन है और इस वन का प्लुरल वंस होता है। जैसे अगर बहुत सारी चीज़ें लेना होता तो हम वंस लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने उसका यहाँ पर प्लुरल इस्तेमाल मैंने इसमें कराया है। देखिए गिव मी द शर्ट, मुझे शर्ट दो। तो अब वो कोई पूछे विच वन मतलब विच शर्ट, तो द रेड वन मतलब द रेड शर्ट, डेट वन वो शर्ट। तो यहाँ पर मैंने शर्ट की जगह पर हम लोग वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एज ए सिंगुलर इसका इस्तेमाल हुआ है। अब प्लुरल देखिए, वेयर आर माई बुक्स, यहाँ पर बुक्स जो है वो प्लुरल है। तो हम बोलेंगे कौन सी किताबें, तो विच वंस, है ना, या कौन किताब विच वन बोलेंगे। इसी तरह से डू यू वांट दीज वंस, क्या आपको ये चाहिए। एक मिनट सॉरी, ये हम कहाँ चले गए, हाँ, डू यू वांट दीज वंस, तो क्या आपको ये चीज़ें चाहिए। यहाँ पर वंस का मुराद ये है कि हम जो चीज़ से मांग रहे हैं, किताब मांग रहे हैं, पेन मांग रहे हैं, शर्ट मांग रहे हैं, है ना। इसी तरह से दीज वंस आर माइन, ये चीज़ें मेरी है। यहाँ वंस मतलब आप कुछ भी हो सकता है ना, स्पेक्टिकल्स हो सकता है, आपका लंच बॉक्स हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए वंस का इस्तेमाल ये हो गया प्लुरल। अब जो एपोस्ट्रोफी इसके साथ जो इसका इस्तेमाल है वो क्या है, वन मस्ट लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक। जैसे हम लोग कहते हैं ना ही मस्ट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, तो यहाँ पर ही के साथ जैसे हिज लगता है ना, इसी से वन के साथ वंस लग जाएगा। जैसे वन शुड कीप वंस प्रोमिस, अगर हम ये बोलते हैं यू शुड कीप योर प्रोमिस, तो अगर हमको एक आदमी को अपने वादे को निभाना चाहिए। यहाँ अगर हम बोलते हैं यू शुड कीप योर प्रोमिस, तुम्हें अपने वादे को निभाना चाहिए। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं किसी आदमी को अपना वादा निभाना चाहिए, तो यहाँ बोलेंगे वन शुड कीप वंस प्रोमिस। इस तरह से वन सेल्फ जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक जुमला बोलते हैं यू शुड डू इट योर सेल्फ, इसे आपको खुद करना चाहिए। तो अगर वन का इस्तेमाल करते हैं, वन मस्ट डू इट सेल्फ, किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। और ये वंस जो होता है इसका मतलब होता है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार। आई सॉ हर वंस, मैंने उसे एक बार देखा था। चलिए यहाँ पर एक जुमला है लीव माने छोड़ना होता है, इसका सेकंड फॉर्म लेफ्ट और फिर थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है। जैसे अब काम छोड़ दो, है ना, तो लीव ऑफ वर्क नाउ, अब काम जो है वो क्या कर दो, छोड़ दो। प्लीज़ डोंट लीव मी आउट, है ना, कि मुझे अकेला मत छोड़ो। लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो। आई डिड इट बाय योर लीव, मैंने इसे तुम्हारी इजाज़त से किया। तो बाय योर लीव मतलब तुम्हारी इजाज़त से, डिड मैंने किया। आई वॉज लेफ्ट थिंकिंग, मैं सोचता ही रह गया। शी लेफ्ट वॉचिंग, वो देखती ही रह गई। लीव इट
टू बी, ये जैसा है वैसा ही से रहने दो, इस बात को रहने दो। ही लेफ्ट मी हैंगिंग फॉर ए वीक फॉर दिस वर्क, वो मुझे इस काम के लिए एक हफ्ते तक उसने मुझे लटकाए रखा। लीव मी ऑन माई ओन, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नई चीज़ हमने ली है, जैसे हम बार बार जो है हम लोग इस्तेमाल किया है इफ़ आई वर। तो इफ़ आई वर जबकि हम लोग जानते हैं कि आई के साथ वाज लगता है और ही के साथ भी क्या लगता है, वाज ही लगता है, लेकिन हम लोगों ने पीछे देखा कि आई के साथ वर और ही के साथ भी हम लोगों ने वर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर दो तरह के लिए है, एक लिया है मैंने आई वर ही वर, एक लिया है आई वाज ही वाज, तो या शी वाज। तो इसमें क्या है, कुछ है नहीं एक्चुअली। ये इस तरह के जुमले जब आई वर का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ वाज लगना चाहिए, तो ये एक तरह का फ़र्ज़ी जुमला होता है जो पॉसिबल नहीं है। ये एक तरह का इमेजिनरी है, या जो मैंने बार बार वर्ड इस्तेमाल किया हाइपोथेटिकल सिचुएशन होते हैं। जैसे इफ़ आई वर ए मिलियनेयर आई वुड नेवर वर्क अगेन। काश के मैं अरबपति होता, मैं दोबारा काम नहीं करता। अरबपति मैं हूँ ही नहीं, है ना, एक फ़र्ज़ी जुमला है ये। इसी तरह से इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, काश के मैं तुम होता, आई वुड स्टडी हार्डर, मैं ज़्यादा मेहनत करता, लेकिन मैं तुम हूँ ही नहीं। तो ये एक फ़र्ज़ी जुमला है। तो इस तरह के जुमलों को आप आई के बाद या ही के बाद या शी के बाद वर्ड लगाइए। इफ़ ही वर टॉलर, अगर वो लंबा होता, ही वुड प्ले बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलता। वो लंबा है ही नहीं कि बास्केटबॉल खेलेगा। और ये जो ही के साथ जब वाज लगता है तो ये जो है पॉसिबल है। इसका मतलब ये हो गया जस्ट अपोजिट। जैसे इफ़ ही वाज रूड टू यू, अगर वो तुम्हारे साथ रूड था तो मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी। मतलब ये हो सकता है कि उसने तुम्हारे साथ बदसलूकी की होगी। इसी तरह से इफ़ शी वाज फीलिंग सिक, अगर वो बीमारी महसूस कर रही हो, इट इज़ गुड डैट शी वेंट होम, अच्छा है कि वो घड़िया, हो सकता है कि वो बीमारी महसूस कर रही होगी। इसी तरह से एक और जुमला लेते हैं, आई विल फिक्स द एरर इफ़ आई वाज मिस्टेकन, कि आई के साथ वाज लगा रहे हैं, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उस गलती को फिक्स कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो इस तरह से ये जुमले का इस्तेमाल इफ़ के आई के साथ वर्क कब लगेगा, आई के साथ वाज कब लगेगा, वो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर एक वर्ड लेते हैं मेक। मेक का माने सब लोग जानते हैं कि मेक माने होता है बनाना, करना, जैसे कि मेक अ मिस्टेक, मेक अ मेस। लेकिन मैं आज आप लोगों को इसका कुछ इडियोमेटिक यूज़ बताऊँगा, मुहावरा इस्तेमाल बताऊँगा। जैसे देखिए, यू नीड टू मेक योर बेड। मेक योर बेड का मतलब होता है जैसे बिस्तर पर चादर कंबल वगैरह को स्प्रेड करके साफ़ सुथरा करके तरतीब देते हैं, तो बिस्तर करना होता है मेक योर बेड। इस तरह से आई वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम डॉक्टर सबा, डॉक्टर सबा से मैं एक अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। मेक योर सेल्फ एट होम, जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है तो उससे हम कहते हैं इसे अपना ही घर समझे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेक योर सेल्फ एट होम। आई हैव टू मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग मतलब होता है अर्निंग मनी, मुझे रुपया कमाना है। आई वुड लाइक टू मेक अ फ़ोन कॉल, मैं एक फ़ोन करना चाहूँगा। चलिए, लेक्चर 11 में हमने आप लोगों को गेट का कॉजेटिव यूज़ बताया था, है ना। इसमें हमने गेट का एक दूसरा तरीका बताया है। देखिए पीछे जो हमने आप लोगों को बताया था, एक मिनट देख लूँ ज़रा सा, हाँ ठीक है। पीछे मैंने आप लोगों को बताया था जैसे गेट माने होता है कायल करके या मनवा करके काम करवाना। शी गेट्स हर सन टू डू हिज होमवर्क, उसने अपने बेटे से होमवर्क करवाया। आई गॉट जैद टू पोस्ट द लेटर, मैंने जैद से लेटर पोस्ट करवाया। तो इस तरह से हमने क्या देखा था पैटर्न, गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा करके वर्ब की पहली शक्ल लगाते हैं, किसके साथ, टू के साथ। अब देखिए यहाँ पर इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं, गेट योर हेयर कट, गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे गेट माने यहाँ भी काम करवाना होता है, जैसे गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट मतलब ये हुआ कि अपना बाल कटवाओ। गेट द मनी चेंज, पैसा तोड़वाओ। गेट योर शूज़ मेंडेड, अपने जूते ठीक करवाओ। गेट योर फ्रिज रिपेयर्ड, अपना फ्रिज रिपेयर करवाओ। आई विल गेट माई लैपटॉप रिपेयर्ड, मैं अपना लैपटॉप रिपेयर करवाऊँगा। वन का इस्तेमाल तो आप लोग जानते हैं, वन माने एक होता है, लेकिन यहाँ पर वन का इस्तेमाल जो है हम लोग एज ए प्रोनाउन करेंगे। वन, वंस, वंस अपोस्ट्रोफी के साथ, वन सेल्फ और वन। तो ये वन जो होता है एक्चुअली ये प्रोनाउन है और इसका इस्तेमाल किसी नाउन के जस्ट के बदले में किया जाता है। जैसे यहाँ जुमला देखिए, दोज आर लवली टॉयज़, वो प्यारे खिलौने हैं। यहाँ पर नाउन जो है टॉयज़ है।
तो इसके बाद हम बोले आई थिंक आई विल बाई वन, यहाँ वन मतलब ये टॉय, टॉय नहीं लिख करके यहाँ पर क्या लिखा गया है, वन लिखा गया है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर ये प्रोनाउन है और इस वन का प्लुरल वंस होता है। जैसे अगर बहुत सारी चीज़ें लेना होता तो हम वंस लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने उसका यहाँ पर प्लुरल इस्तेमाल मैंने इसमें कराया है। देखिए गिव मी द शर्ट, मुझे शर्ट दो, तो अब वो कोई पूछे विच वन मतलब विच शर्ट, तो द रेड वन मतलब द रेड शर्ट, डेट वन वो शर्ट। तो यहाँ पर मैंने शर्ट की जगह पर हम लोग वन 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 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एज ए सिंगुलर इसका इस्तेमाल हुआ है। अब प्लुरल देखिए वेयर आर माई बुक्स, यहाँ पर बुक्स जो है वो प्लुरल है, तो हम बोलेंगे कौन सी किताबें, तो विच वंस, है ना, या कौन किताब विच वन बोलेंगे। इसी तरह से डू यू वांट दीज वंस, क्या आपको ये चाहिए, डू यू वांट दीज वंस, तो क्या आपको ये चीज़ें चाहिए। यहाँ पर वंस का मुराद ये है कि हम जो चीज़ से मांग रहे हैं, किताब मांग रहे हैं, पेन मांग रहे हैं, शर्ट मांग रहे हैं, है ना। इसी तरह से दीज वंस आर माइन, ये चीज़ें मेरी है। यहाँ वंस मतलब आप कुछ भी हो सकता है ना, स्पेक्टिकल्स हो सकता है, आपका लंच बॉक्स हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए वंस का इस्तेमाल ये हो गया प्लुरल। अब जो एपोस्ट्रोफी इसके साथ जो इसका इस्तेमाल है वो क्या है, वन मस्ट लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक। जैसे हम लोग कहते हैं ना ही मस्ट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, तो यहाँ पर ही के साथ जैसे हिज लगता है ना, इसी से वन के साथ वंस लग जाएगा। जैसे वन शुड कीप वंस प्रोमिस, अगर हम ये बोलते हैं यू शुड कीप योर प्रोमिस, तो अगर हमको एक आदमी को अपने वादे को निभाना चाहिए। यहाँ अगर हम बोलते हैं यू शुड कीप योर प्रोमिस, तुम्हें अपने वादे को निभाना चाहिए। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं किसी आदमी को अपना वादा निभाना चाहिए, तो यहाँ बोलेंगे वन शुड कीप वंस प्रोमिस। इस तरह से वन सेल्फ जो है वो क्या होता है, डिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक जुमला बोलते हैं यू शुड डू इट योर सेल्फ, इससे आपको खुद करना चाहिए, तो अगर वन का इस्तेमाल करते हैं वन मस्ट डू इट सेल्फ, किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। और ये वंस जो होता है इसका मतलब होता है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, आई सॉ हर वंस, मैंने उसे एक बार देखा। चलिए यहाँ पर एक जुमला है लीव, लीव माने छोड़ना होता है, इसका सेकंड फॉर्म लेफ्ट और फिर थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है। जैसे अब काम छोड़ दो, है ना, तो लीव ऑफ वर्क नाउ, अब काम जो है वो क्या कर दो, छोड़ दो। प्लीज़ डोंट लीव मी आउट, है ना, कि मुझे अकेला मत छोड़ो। लीव इट टू मी, ये मुझ पे छोड़ दो। आई डिड इट बाय योर लीव, मैंने इसे तुम्हारी इजाज़त से किया, तो बाय योर लीव मतलब तुम्हारी इजाज़त से, डिड मैंने किया। आई वॉज लेफ्ट थिंकिंग, मैं सोचता ही रह गया। शी लेफ्ट वॉचिंग, वो देखती ही रह गई। लीव इट टू बी, ये जैसा है वैसा ही से रहने दो, इस बात को रहने दो। ही लेफ्ट मी हैंगिंग फॉर ए वीक फॉर दिस वर्क, वो मुझे इस काम के लिए एक हफ्ते तक उसने मुझे लटकाए रखा। लीव मी ऑन माई ओन, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आइए अब हम लोग फ्रेजेस के बारे में कुछ मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। हम लोग फ्रेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये फ्रेज जो है हमें किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, किसी चीज़ के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। हम जो जुमले बोलते हैं उसमें फ्रेजेस पहले से ही होते हैं, तो फ्रेजेस अगर आप नहीं भी जानेंगे, नहीं भी उसको समझेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप फ्रेज़ बोल रहे हैं। लेकिन इसकी अहमियत का एहसास असल क्या होता है कि अगर हम जानेंगे कि फ्रेज़ का इस्तेमाल कम कैसे करें, तो ये हमारे राइटिंग एबिलिटी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो लिखा था ये फ्रेज़ के बारे में, मैंने उसे ही यहाँ एज इट इज़ मैंने यहाँ पर उतार दिया है। फ्रेज़ को उर्दू में क्या कहते हैं? जुज़ जुमला या मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब मत जानते हैं, कंपाउंड होता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं, या सिंपली हम लोग फ्रेज़ कहते हैं। ये अल्फाज का एक ग्रुप है, कुछ माना रखता है लेकिन मुकम्मल माना नहीं रखता। इसमें जो है सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होता, और ये एक सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट होता है। जैसे सोने का बना हुआ, मेड ऑफ गोल्ड, बहादुरी से, इन द ब्रेव मैनर, पहला इनाम जीतना, टू विन द फर्स्ट प्राइज़। तो इसमें हम जो वर्ड का पैटर्न है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मेड ऑफ गोल्ड को गोल्ड ऑफ मेड हम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक यूनिट है, ये इसको ऐसे ही हमें इस्तेमाल करना है, इसलिए इसे ग्रामर में फ्रेज़ का नाम दिया जाता है। फ्रेज़ को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हम ये समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ क्या है, तो जब हमें कहीं पर एडजेक्टिव का यूज़ करना होगा
तो हम लोग सिंपली एडजेक्टिव ना यूज़ करके उसको थोड़ा सा और 2-4 वर्ड और जोड़ देंगे तो मीनिंग तो वही रहेगा, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज़ हो जाएगा। तो एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या है? जिस तरह से एडजेक्टिव जो काम करता है वही काम एडजेक्टिव फ्रेज़ भी करता है, जो काम एडवर्ब करता है वही काम एडवर्ब फ्रेज़ करता है, इसी तरह जो काम नाउन करता है वही काम नाउन फ्रेज़ भी करता है। तो ये फ्रेज़ में सिर्फ होता क्या है कि उस चीज़ को डिटेल्ड और हम बताते हैं ताकि सुनने वाले को बहुत ही उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाए और काफ़ी आपका असरदार हो। यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज़ को हम लोग कैसे पहचानेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज़ को कैसे पहचानेंगे? अगर हम बोले कि एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, तो एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एडजेक्टिव आमतौर से नाउन के पहले आता है। यहाँ पर जितना भी हम लोगों ने अंडरलाइन किया है, ये जितना अंडरलाइन है ये सारे के सारे नाउन हैं, चाहे इंग्लिश में हो या यहाँ उर्दू में हो, ये सारे के सारे नाउन हैं इसमें है। तो नाउन के पहले हमने सिंपली कैसा पूछ देना है। जैसे ए गोल्डन क्राउन, क्राउन कैसा क्राउन? गोल्डन। एलिफेंट कैसा एलिफेंट? वाइट। ट्रैक कैसा रास्ता? जंगल से गुजरता रास्ता। पेज कैसा पेज? ब्लैंक पेज। कैसा लोड? हेवी लोड। तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए जैसे एक गोल्डन क्राउन जो है इसको अब और अगर हम गोल्डन को लिखेंगे डिटेल से तो ये फ्रेज हो जाएगा। जैसे अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, दोनों का मतलब सुनहरा ताज होगा। एक गोल्डन क्राउन का मतलब सुनहरा ताज और एक क्राउन मेड ऑफ गोल्ड मतलब भी सुनहरा ताज। अब वाइट एलिफेंट माने क्या होता है? एक सफ़ेद हाथी, और एन एलिफेंट विथ अ वाइट स्किन भी हो गया सफ़ेद हाथी। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़, ये सारा का जो रेड का पूरा पार्ट जो है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज़ है। और यहाँ जो आपको ये छोटा सा ये जो पर्पल कलर से है ये आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह से अ जंगल ट्रैक मतलब कि जंगल से गुजरता हुआ रास्ता, तो इसे हम बोल सकते हैं अ ट्रैक थ्रू द जंगल। देखिए सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। ए ब्लैंक पेज, उसको हम लिख सकते हैं अ पेज विथ राइटिंग ऑन इट, सॉरी विदाउट राइटिंग ऑन इट, यहाँ पर आउट लिख दीजिए, आउट मैं भूल गया हूँ। अ हेवी लोड, भारी बोझ, अ लोड ऑफ ग्रेट वेट। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेजेस हो गए सारे के सारे। सॉरी, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज देखते हैं। जैसे ही इज़ ए मैन विदाउट ए फ्रेंड, तो अगर यहाँ पर हम बोलते हैं आदमी, कैसा आदमी? तो विदाउट ए फ्रेंड, ये विदाउट ए फ्रेंड जो है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी तरह से आई मेट अ लिटिल गर्ल विथ अ टॉर्न ड्रेस, मैं एक लड़की से मिला जिसके ड्रेस फटे हुए थे। तो कैसी लड़की? लड़की फटे हुए ड्रेस पहने हुए। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है ये नाउन है, और उस नाउन को लेकर अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो जहाँ रेड कलर से है वो जो हो गया ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। जैसे नेल्सन वाज अ बॉय विदाउट फियर, नेल्सन एक बेखौफ लड़का था। तो अगर हम पूछते हैं कैसा लड़का या कैसा नेल्सन, यहाँ पर नेल्सन जो है और बॉय दोनों, कैसा लड़का, तो हम बोलेंगे विदाउट फियर, बेखौफ। इसी तरह से इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये काम का नहीं है। तो कैसा है ये? तो हम बोलेंगे ऑफ नो यूज़, काम का नहीं है। यहाँ पर ट्रांसलेशन शायद डिलीट हो गया ये। इसी तरह से सॉरी ठीक है, ये कैसा है ये क्वेश्चन है। हाँ, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये एक बहुत मशहूर मुहावरा है। तो स्टिच माने होता है टाँका, अगर आप वक्त पे किसी कोई टाँका लगा देते हैं तो ये बेवक्त के 9 टाँकों से बेहतर होता है। तो कैसा टाँका? तो इन टाइम, वक्त पर लगाया हुआ टाँका। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब एडवर्ब फ्रेज को देखते हैं। हम एडवर्ब के बारे में बहुत जानते हैं। एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताता है। जैसे देखिए अहमद रैन क्विकली, अहमद तेज़ी से दौड़ा। अगर हम पूछते हैं कि हाउ डिड ही रन, दौड़ना से वह कैसे दौड़ा, तो आंसर मिलता है क्विकली। तो अगर इसी को हम बोलते हैं अहमद रैन विथ ग्रेट स्पीड, तो ये दोनों का मतलब वही हुआ क्विकली, तेज़ी से। तो ये क्विकली एडवर्ब हो गया और विथ ग्रेट स्पीड जो हो गया ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। इसी तरह से आई पार्क द कार हियर, मैंने कार को यहाँ पार्क किया। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पार्क किया, तो आंसर आता है हेयर। इसी तरह से आई पार्क द कार को राइट अंडर द ट्री, यहाँ तो दरख्त के ठीक नीचे। तो यहाँ पर राइट अंडर जो ट्री है वो क्या है? एडवर्ब, आपका क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। इसी तरह से ही केम टाइमली, वो वक्त पर आया। व्हेन डिड ही कम, अगर हम सवाल पूछते हैं कब आया, तो हमें आंसर मिलता है टाइमली। और अगर हम बोलते हैं ही केम इन टाइम, तो मतलब वही टाइमली। तो यहाँ पर 2 वर्ड इस्तेमाल हो गया, इसलिए ये फ्रेज हो गया। कौन सा फ्रेज हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो ये आप जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे में आपको ये बहुत यूज़फुल होगा, एक जुमले को दूसरी तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ही आंसर्ड रूडली, उसने
रूडली आंसर दिया। अगर हम पूछते हैं किस मैनर में उसने आंसर दिया, तो आंसर होगा रूडली। उसको देखिए फ्रेज कैसे बनाएंगे, ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर, उसने बहुत ही रूड मैनर में आंसर दिया। तो ये इन अ वेरी रूड मैनर जो यहाँ पर हो गया, ये आपका हो गया एडवर्ब फ्रेज हो गया। कुछ और एडवर्ब फ्रेज देखते हैं, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर बोलते हैं बहादुरी से, तो उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, सॉरी बहादुरी से, हाँ दो तरह से लिख सकते हैं, एक एडवर्ब की शक्ल में और दूसरा एडवर्ब फ्रेज की शक्ल में। तो एडवर्ब लिखेंगे तो ब्रेवली, और एडवर्ब फ्रेज लिखेंगे तो इन ए ब्रेव मैनर, दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरह से गैर दानिशमंदी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अनवाइजली या इन एन अनवाइज मैनर। खूबसूरत अंदाज में के लिए हम लिख सकते हैं ब्यूटीफुली या इन ए ब्यूटीफुल मैनर। साबका दौर में फॉर्मर टाइम्स में लिख सकते हैं फॉर्मरली, पुराने ज़मानों में, या इन फॉर्मर टाइम्स। हालिया तारीख़ों में रिसेंटली, हाल ही में, या जस्ट नाउ, या एट ए रिसेंट डेट। इसी तरह से जल्दी के लिए हम या तो सून इस्तेमाल करें, या इसको अगर और अच्छा लिखेंगे तो बिफोर वेरी लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में इसका इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेज की बात करते हैं, नाउन फ्रेज जो है वो भी दरअसल जैसे नाउन होता है वैसे ही नाउन फ्रेज है। तो इस नाउन फ्रेज में क्या होता है कि एक नाउन आपको ज़रूर मिलेगा। एडवर्ब फ्रेज में और इसमें एडजेक्टिव फ्रेज में कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको वो वर्ड मिला ही हो, लेकिन नाउन में मिला है, उसके साथ एक मॉडिफायर होता है जो कि नाउन का काम करता है। ये नाउन को ज़्यादा स्पेसिफिक बनाता है, और ये जो कि नाउन है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए अगर हम बोलते हैं द मैन, इसको मैं हटाता हूँ, देखिए द मैन, तो ये मैन जो है ये हेड नाउन है और द जो है मॉडिफायर है। अगर हम पूछते हैं विच मैन, तो जवाब आएगा द। तो ये द जो है आपका क्या है, द मैन जो हो गया एक हेड नाउन हो गया, तो ये द मैन जो हो गया ये आपका नॉन फ्रेज हो गया। इसी तरह से द ऑनेस्ट मैन में मैन जो है ये हेड नाउन है, और द ऑनेस्ट जो है ये मॉडिफायर है, तो द ऑनेस्ट मैन जो हो गया ये आपका हो गया नॉन फ्रेज। द ऑनेस्ट मैन इन द विलेज, तो यहाँ पे द ऑनेस्ट मैन आपका हो गया नॉन फ्रेज, और मैन इन द विलेज भी हो गया ये आपका नॉन फ्रेज, चूँकि ये मॉडिफायर कर रहा है, मैन को इन द विलेज भी मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह से ऑल दोज चिल्ड्रेन वेटिंग फॉर फूड, तो बच्चे ये हेड नाउन हो गया, उसके साथ आपने यहाँ शुरू में ऑल दोज लगाया, तो ऑल दोज चिल्ड्रेन ये हो गया नॉन फ्रेज, या चिल्ड्रेन वेटिंग फॉर फूड, ये चारों वर्ड मिलके भी आपका क्या हो गया नॉन फ्रेज हो गया। ठीक है, कुछ नॉन फ्रेज का इस्तेमाल देखते हैं। नॉन फ्रेज जो है सब्जेक्ट, चूँकि नाउन है तो नाउन सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ हम देखेंगे नॉन फ्रेज कैसे हम सब्जेक्ट का कैसे बतौर सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अर्ली टू बेड इज़ अ गुड मैक्सिम, अर्ली टू बेड ये अच्छा मुहावरा है। ये इट, तो अगर हम इसके पूरे को हटा दें तो क्या हम इसके जगह इट का इस्तेमाल कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अर्ली टू बेड जो हो गया वो क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉन फ्रेज। इसी तरह से टू स्टैंड फर्स्ट इन द बोर्ड एग्ज़ाम इज़ माई एम्बिशन, अगर हम पूछे मेरा क्या एम्बिशन है तो हमको जवाब देना पड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम में पहला अव्वल दर्जा लाना। तो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे इस पूरे को हटा के आप अगर इट लगा देते हैं तो इट इज़ माई एम्बिशन, ये मेरा मकसद है। तो इट यहाँ प्रोनाउन है, एज ए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर टू स्टैंड फर्स्ट इन द बोर्ड एग्ज़ाम भी आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से द नॉटी बॉय क्लाइम्ड ऑन द टॉप ऑफ द कार, ऑन द टॉप, इसको काट दीजिए, कार के टॉप पे शरीर बच्चा चढ़ गया। तो कौन चढ़ा? द शरीर बच्चा। अगर हम सिर्फ द बॉय भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर द नॉटी बॉय जो हो गया ये आपका नॉन फ्रेज हो गया। इसी तरह से पीपल विथ रूड मैनर अपसेट मी, अगर हम इस पूरे जो रेट्स है इसको हटा दें अगर हम, और इसके बदले में अगर हम दे लगा दें अगर, तो भी मेरा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे इसको मज़ीद डिटेल बताने के लिए हमने फ्रेज़ का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से टू राइट सच रबिश इज़ डिस्ग्रेसफुल, क्या डिस्ग्रेसफुल है? टू राइट सच अ रबिश। इसी तरह से विच वाट सरप्राइजेज मी, मुझे क्या हैरान करता है? यू आर डूइंग सच ए थिंग, आपकी ऐसी हरकत करना मुझे सरप्राइज़ करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा इसमें वर्ब के बाद। जैसे देखिए, माई फ्रेंड हैज़ ईटन ऑल द चॉकलेट्स, मेरा दोस्त सारा चॉकलेट खा गया। अगर हम सिर्फ एक वर्ड ले पिज़्ज़ा, माई फ्रेंड हैज़ ईटन पिज़्ज़ा, तो यहाँ पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑल द चॉकलेट्स भी आपका पूरा इसी तरह से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी रेड से अंडरलाइन है उसको अगर आप हटा के ये इस्तेमाल कर ले यहाँ पे, तो भी आपका जुमला कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया अ न्यू स्टोरी बुक जो है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरह से रेड लाइन अंडरलाइन जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये नाउन फ्रेज है, बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है।
आई डोंट लाइक पीपल विथ रूड मैनर्स, है ना, जो रूड मैनर्स से जो के आदमी मैं पसंद नहीं करता। द बॉय वांट्स टू गो होम, लड़का घर जाना चाहता है। वी एंजॉय प्लेइंग हॉकी। आई ट्राई टू गेट द सम राइट, मैंने कोशिश किया कि ये सम जो है इसको मैं सही करूँ, बना लूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बात, चूँकि बात फ्रेज की हो रही है तो इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आता है। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और एक उसका ऑब्जेक्ट होता है। देखिए जैसे यहाँ पर एक सा इस्तेमाल हुआ है बाई, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है डिंट ऑफ, बाई रीज़न ऑफ, है ना, बाई डिंट ऑफ की बदौलत, जैसे ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, ही डज एवरी वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स, है ना, इंस्टेड ऑफ के बजाय, यू कैन गो इंस्टेड ऑफ मी, आप मेरे बजाय जा सकते हैं। तो इस तरह से इसका मीनिंग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है, इस तरह से बहुत सारे आपको फ्रेजेस का सीखना होगा, याद करना होगा, तो आपकी अंग्रेज़ी में और भी तेज़ी आएगी। देखिए फ्रेजेस कैसे बनते हैं, मैंने बताया था ना कि पहले कुछ प्रीपोजिशन से बाई के बाद आप उसके ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर दीजिए। बाई से बाई ऑल मीन्स, बाई कटसी ऑफ, बाई फार, बाई डिंट ऑफ। बाई ऑल मीन्स तमाम ज़राए से, बाई कटसी ऑफ बशुक्रिया, बाई फार अब तक। तो इस तरह से इन के साथ लगाइए, इन डिफेंस ऑफ, इन आंसर टू, इन फ्यूचर, इन हाई स्पिरिट्स। ऑन से बनाइए ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन स्ट्राइक, ऑन द एजेंडा। इस तरह से एट से बन रहा एट द आउटसेट, ऑल द कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट, एट लेंथ, एट ऑल इवेंट्स। आउट से आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो इस तरह से किसका इस्तेमाल हो रहा है, ये आउट से बन रहे हैं ये सारे के सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, अब लास्ट में कुछ फ्रेजल वर्ब की बात भी हम लोग कर ही लेते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इसमें एक नॉर्मल वर्ब होता है और एक कोई दूसरा वर्ड होता है। नॉर्मली वो क्या होता है, एडवर्ब होता है या प्रीपोजिशन होता है, और इंटायरली न्यू मीनिंग ये बनाता है। जैसे देखिए अगर हम कॉल लेते हैं, ये वर्ब है, तो कॉल का मीनिंग बुलाना होता है, लेकिन कॉल के साथ अगर हम ऑफ लगा दें तो कॉल ऑफ माने होता है मनसूख करना, कैंसिल करना। गेट माने पाना होता है, लेकिन गेट के साथ अगर हम अप लगा दें तो गेट अप माने क्या हो जाएगा, बेदार होना। इसी से ब्रेक डाउन होता है ख़राब होना। कैच से कैच ऑन माने होता है मशहूर होना। तो एक नॉर्मल वर्ब की तरह आप फ्रेजल वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे गेट अप, गेट के साथ आप गेट अप लगा दीजिए, गेट इन लगा दीजिए, गेट आउट लगा दीजिए, गेट ऑफ लगा दीजिए। चलिए कुछ फ्रेजल वर्ब को देख लेते हैं जल्दी। कॉल के साथ ऑन लग गया ना, कॉल ऑन मिलने जाना, गेट अलोंग अच्छा निभाना, कीप अप विथ साथ साथ चलना, पास अवे फौत हो जाना, रन आउट ख़त्म हो जाना, सेट आउट रवाना होना, कैरी आउट अमल करना, हैंड आउट हवाले करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, पुट असाइड नज़रअंदाज करना, सी ऑफ हम लोग सी ऑफ करने जाते हैं किसी को रेलवे स्टेशन या कहीं भी एयरपोर्ट, सी ऑफ करना कहते हैं, अलविदा कहना, सेट अप कंपनी कायम करना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये फ्रेजल वर्ब कितने अच्छे मीनिंग देते हैं, और हम एक वर्ब के साथ कुछ एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगा करके एक हम बिल्कुल इंटायरली न्यू वर्ड बना लेते हैं। हम लोगों ने क्लॉज के बारे में पिछले वीडियो में काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है, लेक्चर 9 में। तो अब तक आप ये जान चुके हैं कि क्लॉज हकीकतन होते क्या हैं। और यहाँ पर जो है हम मुनहसर क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के क्लॉज मैंने आप लोगों को बताए थे, एक बताया था इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब हो गया ये आज़ाद क्लॉज हो गया, हम जो छोटे छोटे जुमले बोलते हैं, सिंपल जुमले बोलते हैं, जैसे आई लाइक बिस्किट, है ना, या माई सिस्टर लाइक्स केक। तो ये सब क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये अगर एंड हटा करके दोनों को हम कंप्लीट सेंटेंस अलग अलग ले सकते हैं। इसी तरह से असलम प्लेस क्रिकेट, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, और अकरम प्लेस हॉकी, ये भी पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों को बट से जोड़ दिया गया है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इसके बरक्स जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही होगा, और दूसरा सबऑर्डिनेट मुनहसर क्लॉज होता है कि जो उस पर मुनहसर करता है। जैसे व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा थी, तो ये कॉमा, जब वो बच्चा थी, यहाँ पर कुछ भी मीनिंग समझ नहीं आ रहा है इसका,
जब तक कि हम मुकम्मल हम जुमला आगे ना बोलें। शी बिलीव्ड इन फेयरी टेल्स, वो परियों की कहानी में यकीन रखती थी, वो परियों की कहानियों में यकीन रखती थी। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये व्हेन शी वाज अ चाइल्ड पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन व्हेन शी वाज चाइल्ड जो है ये शी बिलीव्ड इन फेयरी टेल्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए उसे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा गया है। क्लॉज को जो है ये हम अब डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे, ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग फिर किसी भी सेंटेंस को दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से बहुत आसान लहजे में आसानी से बोल सकते हैं। क्लॉज के दो किस्म मैंने बताए थे, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। एक और क्लॉज होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये कुछ नहीं होता, बस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एंड बट वगैरह से जोड़ देते हैं तो वो पूरा क्या कहलाता है, सब कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये एंड और बट इटिसेट्रा वगैरह से ये होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये असल मेन है। इसके फिर 3 अक़साम होते हैं, नाउन क्लॉज, ये नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों के बारे में हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। एडवर्ब क्लॉज को समझने से पहले हम पहले एडवर्ब फ्रेज समझते हैं। एडवर्ब फ्रेज पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। फ्रेज में क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एड क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे देखिए, दे रेस्टेड एट सनसेट, उन लोगों ने आराम किया, यहाँ पर वाई छूट गया है। दे रेस्टेड एट सनसेट, उन लोगों ने सनसेट के वक्त आराम किया। अगर हम सवाल पूछे व्हेन, कब आराम किया, तो इसका आंसर क्या होगा, एट सनसेट, सनसेट के वक्त। तो यहाँ पर एट सनसेट जो है ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, चूँकि रेस्ट से हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। लेकिन अगर हम एट सनसेट को चेंज करके हम बोलते हैं व्हेन इवनिंग केम, दे रेस्टेड, यहाँ पर फिर वाई है, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन लोगों ने आराम किया जब शाम हुई। तो क्या एट सनसेट एंड व्हेन इवनिंग केम में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी अगर हम रेस्टेड से क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन, तो जवाब मिलता है व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई। तो यहाँ पे एट सनसेट में सब्जेक्ट और वर्ब का आता पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इवनिंग सब्जेक्ट है और केम जो है ये वर्ब है। लेकिन चूँकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है इसलिए ये क्लॉज कहलाया। और इस क्लॉज में कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये जवाब किसका दे रहा है? रेस्टेड का। कब आराम किया? व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लॉज जो है ये एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज जो पढ़ेंगे वो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और नाउन क्लॉज पढ़ेंगे वो भी एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये एडवर्ब क्लॉज को पता लगाने का सबसे आसान क्वेश्चन क्या है कि आप ये जैसे यहाँ पर जो अंडरलाइन है ये मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए और उसका जो जवाब मिलता है वही आपको क्लॉज है। और वो कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है। जैसे यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, आप बैठ सकते हैं जहाँ पसंद करें। बैठ सकते हैं, कहाँ बैठ सकते हैं? जहाँ आप पसंद करें। वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर यू लाइक ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। इसी तरह से आप सबको देखें, ही फ्लेड वेयर हिज परसुअर कुड नॉट फॉलो, वो भाग गया कहाँ? जहाँ उसके पीछा करने वाले उसको पकड़ नहीं सकते थे। वो कहाँ भाग गया? वेयर हिज परसुअर्स कुड नॉट फॉलो, ये पूरा का पूरा क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है। इसमें देखेंगे आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और वर्ब भी मिलेगा। आई डू इट बिकॉज आई चूज़ टू, मैं इसे करता हूँ क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ, चूज़ता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ, इंतखाब करता हूँ। मैं इसे करता हूँ क्यों? वाई, बिकॉज आई चूज़ टू। इसी तरह से आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। क्यों सज़ा दूंगा? वाई पनिश, बिकॉज यू हैव डन दिस, चूँकि तुमने इसे किया है मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो हमने क्लॉज को पहले भी इस्तेमाल किया है। क्लॉज जब पहले इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम्हें नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट हरी, तुम जल्दी नहीं करोगे, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो क्यों मिस कर दो, क्यों मिस कर दोगे? इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो मिस कर दोगे। वी शैल वेट हियर अंटिल यू कम, आप यहाँ इंतज़ार करें जब तक कि हम लोग यहाँ इंतज़ार करेंगे जब तक कि आप आते नहीं हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एडवर्ब क्लॉज के बारे में देखा। अब एडजेक्टिव क्लॉज जो है, जिस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज होता है, अगर उसी में हम सब्जेक्ट और वर्ब ले लें और उसी जुमले को अगर हम कुछ चेंज कर दें तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है। जैसे यहाँ पे है, द अम्ब्रेला विथ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, छाता
टूटे हुए हैंडल वाला मेरा है। अगर हम पूछेंगे यहाँ नाउन से क्वेश्चन पूछेंगे, पिछले इसमें हम लोगों ने किससे क्वेश्चन पूछा था, वो हम लोगों ने वर्ब से क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर हम लोग नाउन से क्वेश्चन पूछेंगे। विच अम्ब्रेला, तो हम यहाँ होगा विथ अ ब्रोकन हैंडल, टूटी हुई जिसका हाथ टूटा हुआ है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। द अम्ब्रेला विच हैज़ ए ब्रोकन हैंडल, छाता जिसका हैंडल टूटा हुआ है। विथ ए ब्रोकन हैंडल को हमने क्या चेंज कर दिया, विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल। देखा कितनी खूबसूरती से, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पर विच जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, हैज़ जो है वो वर्ब हो गया, तो ये क्लॉज हो गया। और कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो इस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें देता है। जैसे देखिए, शी टेल्स अ टेल डैट साउंड्स अनट्रू, वो कहती है कहानी जो कि सुनने में अनट्रू महसूस लगती है। कैसी कहानी, डैट साउंड्स अनट्रू। दे कौन, हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, ही कौन, डैट क्लाइम्स टू हाई। बुक कौन सी बुक, यू वांट जो तुम चाहते हो। यहाँ पर दो वर्ड है लेकिन एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। गांव, विलेज कौन सा गांव, वेयर ही वाज बोर्न जहाँ वो पैदा हुआ था। डॉग कौन सा डॉग, डैट बाइट्स जो कि काटता है। तो यहाँ पर जितना भी मैंने ये रेड कलर से है जिसे मैंने घेरा है वो सारा का सारा एडजेक्टिव क्लॉज है ना, जो रेड से है पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है जो आपको नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। डेफिनेटली ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इस तरह से नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन का काम करता है। जैसे आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज़, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक प्राइज़ का प्राइज़ हासिल करना, उम्मीद करता हूँ। क्या उम्मीद करता हूँ, टू गेट अ प्राइज़। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब है लेकिन वो ये है एक्चुअली जेरेंड है, ये नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। और इसको अगर हम बोलते हैं आई एक्सपेक्ट डैट आई शैल, यहाँ पर अगर हम इसके कलर को चेंज करते हैं, अगर डैट आई शैल गेट ए प्राइज़। यहाँ पर डैट आई शैल गेट ए प्राइज़ जो है ये आपका हो गया, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। कुछ और नाउन क्लॉज देखते हैं। आई फेयर डैट आई शैल फॉल, मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा। ही रिप्लाइड डैट ही वुड कम, उसने जवाब दिया कि वो आएगा। क्या जवाब दिया, कि वो आएगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट ऑल हैपेंड, मुझे समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। तो यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन हैं, ये रेड से जितने भी, ये सारे के सारे आपके नाउन क्लॉज हैं, इसे देखिए। और अब ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, या उसको अगर हम बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ सेंटेंसेस। जुमले को, एक जुमले को दूसरे जुमले में तब्दील करना इस तरह से कि उसके मीनिंग में कोई फ़र्क ना पड़े, इसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी अहमियत क्या है, एक्चुअली जुमले की तब्दीली की जो अहमियत है वो हमें किसी भी जुमलों को मुख्तलिफ़ तरीक़े से पेश करने के काबिल बनाती है। विवियन रिचर्ड्स के बारे में कहा जाता है, मैंने ये कमेंट्री खुद सुनी थी, कि वो एक डिलीवरी को, किसी बॉल को 6 से 7 तरीक़े से खेलने की उनमें सलाहियत है। तो सारे के सारे गेंद वो हिट होंगे, लेकिन सबका तरीक़ा अलग होगा, लेकिन बात एक ही है कि उससे रन बनेंगे। तो ऐसे ही जुमले को हम एक जुमले को दूसरे जुमले में इस तरह तब्दील कर देंगे कि उसको उसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और क्या होता है कि हमें जुमले बोलने की सलाहियत में बहुत ज़्यादा मतलब कि इजाफ़ा होता है। देखिए लेक्चर 9 में हम लोगों ने सेंटेंस के, यहाँ हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, इसीलिए पहले सेंटेंस के जो किस्म है वो यहाँ मैंने फिर से लिख दिया है। लेक्चर 9 में मैंने बताया था सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 तरह के होते हैं, यहाँ मैंने 3 ही बताया है, क्योंकि सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स की बात करेंगे। एक कंपाउंड कम्प्लेक्स भी होता है, तो यहाँ आप देख लें कि सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है। और ये बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से समझ लेंगे। जिसमें सिंपल, 2 सिंपल को जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड हो जाता है, और दोनों इंडिपेंडेंट उसमें क्लॉजेस होते हैं। और कम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट होता है, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। यहाँ सबसे पहले हम लोग
सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने का या कन्वर्शन करने का तरीका सीखेंगे। तो सिंपल सा है, सिंपल को जब हम कंपाउंड करेंगे तो उस सिंपल में कोई भी एक सेंटेंस वर्ड है या फ्रेज को हम क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज बदल देते हैं, मतलब उसको एंड बट वगैरह से जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, खोए हुए वक्त के लिए, जो वक्त उसने बर्बाद किया है उसके लिए उसे ज़रूर हार्ड वर्क करना चाहिए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे ज़रूर वर्क हार्ड करना चाहिए। यहाँ हमने ऐड से जोड़ दिया है एंड मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम, और लॉस्ट टाइम को मेकअप कर लेना चाहिए। तो ये सिंपली एंड जोड़ने से ये सिंपल सेंटेंस जो है ये कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया है। यहाँ देखिए दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं सिंपल को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करने का। द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, टीचर ने बच्चे को डिसओबीडियंस के लिए पनिश किया। तो इसे कंपाउंड करने के लिए इसको पहले ले आए, द बॉय वाज डिसओबीडियंस, लड़का डिसओबीडियंस था, एंड इसलिए टीचर ने उसे सजा दी। देखा आपने, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी तरह से दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज़, ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज़, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है लेकिन इसका तरीक़ाकार जो है बिल्कुल तब्दील हो गया और लगा करके यहाँ निगेटिव बना दिया गया और ये दोनों के मीनिंग में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। सिंपल से हम लोगों ने कंपाउंड देखा था, अब इसको रिवर्स करके कंपाउंड से सिंपल करेंगे। तो जिस तरह से सिंपल को कंपाउंड करने के लिए हमने उसको इनलार्ज किया था, यहाँ पर उल्टा करके क्या कर देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। जैसे कंपाउंड है ही मस्ट रन फास्ट, यहाँ पर और से जोड़ गया है तो इसलिए ये एक सेंटेंस ये हो गया। ही विल नॉट कैच द ट्रेन, वो ट्रेन उसे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस को इसको कंप्रेस करके टू कैच यहाँ लगा दिया गया है, रिड्यूस करके ही मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, उसे ट्रेन पकड़ने के लिए तेज़ दौड़ना चाहिए। अब जो है दो एग्जांपल्स और लेते हैं। कंपाउंड ही वाज लेजी देयरफॉर ही फेल्ड, बीइंग लेजी ही फेल्ड, दोनों के एक ही माने, सिंपल सेंटेंस हो गया। कंपाउंड द सन रोज एंड द स्काई क्लियर्ड, यहाँ एंड से जुड़ने से यहाँ पर दो क्लॉज हो गए हैं इसलिए ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। इसको हम बोलेंगे द सन हैविंग रीजन द स्काई क्लियर्ड, दोनों का मीनिंग एक ही है कि आसमान साफ हुआ कब, जब सूरज ऊपर आया, आफ्ताब ऊपर आया। सिंपल से कंपाउंड हो गया, कंपाउंड सिंपल हो गया। अब सिंपल से कम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल हम यहाँ देखेंगे। सिंपल से कम्प्लेक्स, इसमें क्या करते हैं कि एक फ्रेज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये कम्प्लेक्स में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ही होगा, तभी वो कम्प्लेक्स होगा। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो नाउन क्लॉज होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, जो हम लोगों ने पीछे बताया है। सिंपल, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो इसे कैसे करेंगे, ही कन्फेस्ड, उसने कबूल कर लिया, डैट ही वाज गिल्टी, कि वो मुजरिम था, एक ही चीज़ है। तो यहाँ डैट ही वाज गिल्टी से हम लोगों ने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लिया और ये सेंटेंस क्या बन गया, कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसी तरह से दो और एग्जांपल लेते हैं। सिंपल, ही बॉट हिज अंकल्स लाइब्रेरी, उसने अपने अंकल की लाइब्रेरी ख़रीदी। ही बाउट द लाइब्रेरी विच बिलोंग टू हिज अंकल, तो यहाँ पर ही बाउट द लाइब्रेरी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ विच से लेकर के ये पूरा जो लेते हैं ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसलिए जब एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरह से सिंपल सेंटेंस देखें, ही सक्सीडेड अनएक्सपेक्टेडली, वो अनएक्सपेक्टेडली तौर से कामयाब हो गया, है ना, जिसका उसको एक्सपेक्ट नहीं था। तो कम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, ही सक्सीडेड ऑल्दो ही सक्सेस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर ही सक्सीडेड आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ऑल्दो से लेकर के ये पूरा का पूरा पार्ट जो है डिपेंडेंट क्लॉज है और इसलिए ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस को मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया है। इंशाअल्लाह लेक्चर 13 में इस पर हम लोग फिर कुछ और गुफ्तगू करेंगे। तो ये आखिरी सफ़ा है, इसे देखिए और गौर फिक्र कीजिए कि आखिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और ये वीडियो मेरा काफ़ी देर के बाद आया है, मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द विदिन अ वीक इंशाअल्लाह ताला बना करके अपलोड कर सकूँ। अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ इंतखाब उमर।